अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक्चुअली जो है ना लाइव सेशन वो नॉर्मली तो मैं बहुत शॉर्ट सा करता हूँ, क्योंकि कोई एक आधा जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो एक आधे क्वेश्चन का रिप्लाई देना होता है। तो कल से कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत कम होती है, तो आप इसका कोई सोल्यूशन निकालें कि आवाज़ जो है ना वो ज़्यादा करें। तो इसलिए मैंने वो माइक का एक बंदोबस्त किया है, तो शायद अब मेरी आवाज़ आपको जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर हो रही होगी। तो चलते हैं आज के जो खसूसी एपिसोड है, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स का एपिसोड है, उसकी तरफ के। आज का क्वेश्चन जो ख़ास क्वेश्चन है वो क्या है? आज का जो ख़ास क्वेश्चन है वो ये है कि एक भाई हैं, उन्होंने कल मुझसे क्वेश्चन किया था कि एक विरासत है हमने 1950 की, 1950 में एक इंतकाल पास हुआ था, तो वो इंतकाल जो है ना वो फ्रॉड की बेसिस पे हुआ था, तो उसको चैलेंज करना है। तो चैलेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनको मैंने एडवाइस किया था, बल्कि कल के एक वीडियो लेक्चर में भी मैंने वो सारी डिस्कशन की थी कि उसको किस तरीके से चैलेंज करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसको किस जगह पे चैलेंज करना है। आज उन भाई साहब ने पूछा है कि वो तकरीबन 250-300 बंदा बनता है, तो अगर उन सबको फ्रीक बनाएंगे तो फिर हम किस तरीके से उनको समन नोटिस और बार बार रजिस्ट्री लिफाफे और इस तरीके से, ये तो हमारा खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका मैंने जो है ना वो आपको बताता हूँ कि अगर आप एक, पहली बात तो ये है कि ज़रूरी फ्रीक मुकदमा क्या होता है। तो ज़रूरी फ्रीक जो है ना वो मुकदमे का, आपके दावे का या आपके केस का जो ज़रूरी फ्रीक है ना, वो शख्स होता है जो उसमें इन्वॉल्व है। अब जिस शख्स ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड करके सेल की है जगह, तो बेसिकली जिसने फ्रॉड किया वो इन्वॉल्व है उसमें। अब जिसने परचेज की है जगह, उससे क्योंकि जगह वापस आनी है इसलिए वो भी इन्वॉल्व है। तो जब ये दोनों बंदे इन्वॉल्व हैं तो उन दोनों को फ्रीक बनाना पड़ेगा। एक तो जिसने फ्रॉड किया है, जिसने बेची है जगह, और एक जिसने खरीदी है। अब वो उसका इंतकाल पास हुआ है तो डेफिनेटली वो पटवारी ने किया है, तहसीलदार ने उसके सिग्नेचर किए हैं, तो वो एक महकमा माल है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट या महकमा माल। वो भी एक ज़रूरी फ्रीक है, उसको भी उसमें शामिल करना है। तो इसलिए वो जिधर जिधर भी, अब ये 1950 की अगर विरासत हुई है, तो अगर आप अब 2023 में यानी कि 73 ईयर्स, 73 साल के बाद आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये आपका मसला है। ये अदालत का मसला नहीं है कि आपने उसको पहले दिन क्यों नहीं चैलेंज किया या आपके अबाउजदाद ने चैलेंज नहीं किया, तो इसमें अदालत का कोई कसूर नहीं है। इसमें ये आपकी प्रॉब्लम है, आपका मसला है, आपके अबाउजदाद का मसला है कि उन्होंने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया, या उनको पता नहीं चला, या उन्होंने पता नहीं किया, या वो काश्तकारी करते रहे हैं लेकिन पीछे से बैक एंड पे उनका नाम चेंज हो गया है। तो ये अदालत की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको विजिलेंट होना चाहिए। आपको अपने सिस्टम के मुताबिक, हमारा जो मुल्क का सिस्टम है, आपको पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या क्या कर जाता है, तो इस सूरत में आप किसी के ऊपर वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? यानी किसी के एतमाद के ऊपर आप उसको बिल्कुल छोड़ दिया, आपने 73 साल उसको चैलेंज नहीं किया। अभी आपको पता चल रहा है कि वो आपके दादा के भाई थे, जो वो उनकी डेथ हो गई, तो वो उनकी जो विरासत है वो आपकी तरफ आनी थी, लेकिन वो किसी और बंदे ने हिबा करवा लिया, तो उसने अपने नाम लगवा ली। तो भाईजान ये 1950 से लेके ये चैलेंज आप कर सकते हैं, आप ये 2099 में भी चैलेंज कर सकेंगे, क्योंकि विरासत को चैलेंज करने की लिमिटेशन कोई नहीं होती। ये मैंने अपनी कितनी वीडियोस में आपको क्लियर किया। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज करें, लेकिन फ्रीक सारे बनाने पड़ेंगे। भले वो जगह आगे 3000 बंदों में चली गई है, या 3 पीढ़ियों पे चली गई है, या कितने भी लोगों में चली गई है, किधर किधर भी ट्रांसफ़र हो गई है, आपने उसकी लेटेस्ट फ़र्द निकलवानी है, जो मुश्तरका यानी कि तफसीली फ़र्द जो है ना वो निकलवानी है। उस फ़र्द में जितने नाम होंगे आपने वो देखना है कि उन्होंने किधर से जगह परचेज़ की है, उससे पिछली जमाबंदी निकलवाएं, उससे पिछली निकलवाएं। इस तरीके से आपको 1950 तक जाना पड़ेगा।
अब आप कहते हैं कि 250-300 बंदा बनता है तो मैं उनको नोटिस कैसे करूँगा। तो नोटिस तो करने हैं, लेकिन उनका मैं आपको शॉर्टेस्ट वे जो है ना वो आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा। जिस वक्त आपने केस फाइल करना है, आपने पहली दफ़ा नोटिस सबके अलग-अलग सबके नाम के नोटिस वहाँ पे कोर्ट में रखने हैं और कोर्ट से जारी करवाने हैं। तमील एजेंसी का जो बंदा आपके नोटिस लेके जाएगा, तमील एजेंसी जो होती है ना वो वाली एजेंसी है जो कोर्ट से नोटिस लेके तो उसको आगे फिर बंदों को असाइन करती है कि वो बंदे उनकी सर्विस जाके करके आए, उनको सर्व करके आए। वो तमील एजेंसी भी कोर्ट्स के प्रेमिसेस के अंदर होती है। तो उसमें जो है ना वो आपने ये देखना है कि जो बंदा नोटिस वगैरह लेके जा रहा है उसके साथ आपने राब्ते में रहना है और उसको साथ ले जाके उधर जाके उनकी सर्विस करवानी है नोट्सों की। और जिस बंदे की सर्विस हो जाए उसके सिग्नेचर लेने हैं, उसकी बाकायदा आपने वीडियो बनानी है और तस्वीर बनानी है, ताकि आप कोर्ट में बता सकें कि ये इन बंदों ने नोटिस वसूल कर लिए हैं और ये दोबारा नोटिस आपको नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ये ऐसा तरद्दुद आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक दफ़ा नहीं करते तो कोर्ट नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेगी कि आप उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए जो है ना वो नोटिस भेजें। फिर आप उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए वो एक लिफाफे का आपको 60-70 रुपये लगेंगे। तो वो जो मुंशी साहब हैं वो आपसे 100 रुपया पर लिफाफा जो है वो चार्ज करेंगे। तो आपको तो वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका तो 20,000 रुपया बन जाएगा नोट्सों का ही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस तरीके से जब पहली दफ़ा नोटिस रखेंगे तो उस वक़्त ही आप जो है ना वो तमील कुनिंदा के साथ जाएं और उसको सारे बंदों का एड्रेस प्रॉपर समझाएं और उनके साथ जाके उसकी तमील करवाएं। या अपना कोई अगर आप समझते हैं कि आपकी उधर जाना मुनासिब नहीं है, आप उनके इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि आपने उनके खिलाफ केस किया है, तो अपना कोई बंदा भेजें। अपने किसी बंदे के साथ जो है ना वो जाके तो वहाँ पे वो नोटिस वगैरह उनकी सर्विस करवाएं और जिस वक्त नोटिस सर्विस हो जाएंगे उनकी तस्वीरें वगैरह बन जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके पास उनके मोबाइल नंबर्स मौजूद हैं तो उनको सर्विस एजेंसी से तमील कुनिंदा से उनको फ़ोन भी करवाएं। उनको फ़ोन हो जाए तो उनको व्हाट्सअप करवाएं। जिस वक्त व्हाट्सअप हो जाएगा तो वो नीली टिक हो जाती है व्हाट्सअप के ऊपर। जिस वक्त कोई नोटिस वगैरह देखा जाता है तो उसके ऊपर वो नीला टिक जो है ना वो साइन ऑफ जो है ना वो रिसीविंग का साइन जो होता है ना वो आ जाता है। और रिसीविंग साइन का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो चीज़ उस बंदे ने आपकी रिसीव कर ली है। तो वो कोर्ट जो है ना उसको एक्सेप्ट करती है, उस रिसीविंग साइन को जो है ना वो कोर्ट एक्सेप्ट करती है और कोर्ट फिर जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करके अगर वो बंदा पेश हो जाएगा तो उसका वो जो है ना वो जवाब दावा उससे लेगी। अदरवाइज उसको फिर एक्स पार्टी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग जारी कर देगी और इस तरीके से आपकी सर्विस मुकम्मल हो जाएगी और आपके ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आपको ज़्यादा जो है ना वो अखबार इश्तिहार नहीं करवाने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा जो है ना वो मसाइल प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं एक चीज़ जो हर वीडियो में जो है ना वो मैं एक चीज़ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपका कोई केस किसी कोर्ट में मौजूद है तो आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा कि उसकी स्टेज क्या है, वहाँ पे क्या करना है, जाके कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है उसके मुताबिक उसकी कंप्लायंस क्या करनी है। तो वो इस तरीके से नहीं कि आप सिर्फ वकील साहब पे छोड़ दें और उसके बाद वो मुंशी साहब पे छोड़ दें तो फिर आप समझें कि हम केस हार गए हैं या हमारे केस का कुछ बना नहीं या वो अदम तलबाना खारिज हो गया या वो अदम पैरवी खारिज हो गया। इसलिए नहीं, इसलिए आपको खुद जो है ना विजिलेंट होकर उस केस को देखना पड़ेगा और उस केस में जो है ना वो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। आज से कुछ चंद दिन पहले मैंने जो एक वीडियो में यही चीज़ मैंने समझाई थी तो नेक्स्ट डे मुझे एक कॉल आई कराची से। उस भाई ने मुझे बताया कि मैं तो आज तक कभी गया ही नहीं था अपने केस के बारे में, आज मैं गया हूँ तो मुझे पता चला कि दूसरी पार्टी ने मेरे खिलाफ एक केस किया हुआ है और उसमें मैं एक्स पार्टी भी हो चुका हूँ। तो अल्लाह क्या शान है। मैंने कहा आप देखो ना, आप अपने केस के पीछे नहीं गए तो मुखालिफ पार्टी ने उसका जितना फ़ायदा उठाया है तो आप जाया करें, आप अपने केस को परसू करें। आप कोई ज़रूरी नहीं कि आपने वहाँ पे लड़ाई लेने के लिए जाना है या कोई वो दंगा मुश्ती करने के लिए जाना है। आपने अपनी तारीख पे जाना है, अपनी हाज़िरी लगवानी है, कोर्ट के अंदर अटेंडेंस लगवानी है और उसके बाद आपने ये चेक करना है कि वहाँ पे आपका केस किस स्टेज पे है, कोर्ट का जो पिछला ऑर्डर था वो क्या है, जो नेक्स्ट हमने करना है वो क्या है और फिर आपने अपने वकील साहब से रब्ता करना है
आपने उनसे कहना है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है और ये प्रोसीड हमने करना है, तो उस तरीके से आप प्रोसीडिंग करेंगे तो ये डेफिनेट बात है कि आपका केस जल्दी ख़त्म होगा। और ये जो इतनी लंबी लंबी तारीख है, तारीख पे तारीख, वो काम नहीं होगा और आपके केस जल्दी जो है ना वो फाइनल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।